हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत मस्त चल रहा है। तो आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो प्रोटीन चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक CSIR नेट एस्पिरेंट है और एनी काइंड ऑफ टेस्ट जहाँ पर बायोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस के अंतर्गत है, वहाँ पर रामाचंद्रन प्लॉट से क्वेश्चन नहीं आया, ये सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, मैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म आप लोगों को करा रहा था। वो चीज़ को कुछ एक दिन के लिए मैं होल्ड पे रखता हूँ, क्योंकि आज क्यों ना जाने मेरा मन किया कि चलो रामाचंद्रन प्लॉट में एक वीडियो बनाते हैं। उस सब का भी वीडियो आएगा जो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का था। आप टेंशन मत लेना। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जो जानना है वो है जनरल अमीनो एसिड स्ट्रक्चर। ओके, क्योंकि मैंने खुद से आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाया अमीनो एसिड स्ट्रक्चर के ऊपर, मैं थोड़ा बहुत आपको बता देना चाहता हूँ। अमीनो एसिड का मैंने अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में भी आपको बताया था कि की एलिमेंट है नाइट्रोजन, और वो रहता है एमोनिया के फॉर्म में। ओके, एंड COOH भी है और एक H होता है, और ये वाला जो कार्बन है हम उसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। ओके, उसको और बहुत सारे नाम से जाना जाता है, पर आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो किसी और दिन हम बात करेंगे। और यहाँ पर एक R ग्रुप रहता है। ओके, नाउ ये R ग्रुप के डिफरेंस के ऊपर बेस करके हम लोग अमीनो एसिड को 20 डिफरेंट अमीनो एसिड पे क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, एक बार और बोलूँ कि डिपेंडिंग ऑन द variety of R groups we can classify the amino acids in 20 different amino acid. Okay, although in modern days आज हम लोग बोलते हैं कि टोटल 22 अमीनो एसिड है, पर इन जनरल 20 को ही मान के चलो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जानना होगा पेप्टाइड का कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द पेप्टाइड। मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि पेप्टाइड क्या होता है। एक चीज़ याद रखना कि अमीनो एसिड होता है 1 यूनिट। ओके, एक 1 यूनिट ऑफ अमीनो एसिड जब और एक 1 यूनिट ऑफ अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है तभी एक पेप्टाइड बनता है। ओके, एक अमीनो एसिड अगर एक अमीनो एसिड के साथ जुड़ेगा तभी पेप्टाइड बनेगा ना। अब बात आता है कि कैसे जुड़ेगा। ओके, जुड़ने के लिए COOH का जो OH है एंड इस NH2 में जो H है, ये दोनों मिलकर वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। इसका मतलब डिहाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा और यहाँ पर एक एमाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, जो अल्टीमेटली एक पेप्टाइड का जन्म देगा। ओके, एंड दिस एमाइड बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हुआ। ओके, नाउ ये जो रिएक्शन है ये एक एंडार्गोनिक रिएक्शन है। इसका मतलब इसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो पॉजिटिव में आता है। ओके, एंड एज इट इज़ नॉट थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल, हमको ये रिएक्शन को करवाने के लिए ATP देना होगा। ओके, इसका मतलब पेप्टाइड का फॉर्मेशन के लिए ATP का खर्च होता है, ये चीज़ याद रखना। ओके, ये हमारा एक पेप्टाइड है। इस पेप्टाइड के में जो COONH करके जो भाई बैठे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड नहीं बोले, ए वाला जो बॉन्ड है इसको हम एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। ओके, इसका मतलब कार्बोनिल कार्बन एंड NH के N के बीच में जो बॉन्ड है। ओके, एंड एमाइनो ग्रुप जिस एन में है हम उस एन को बोलते हैं N टर्मिनस, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जिस एन में है हम उसको बोलते हैं C टर्मिनस। क्लियर हुआ, पक्की बात। अब मैं इस पेप्टाइड बॉन्ड का कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको मैं आपको बोलने वाला हूँ। याद रखना कि इस एन के ऊपर लोन पेयर मौजूद होता है। ओके, एंड ड्यू टू रेजोनेंस ये लोन पेयर कभी कभी इस C एंड N के बीच में एक बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है,
उसमें और एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, और अगर ए हुआ सो इस सी डबल बॉन्ड ओ से एक बॉन्ड खुल जाएगा, राइट, एंड एज ए रिजल्ट ओ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, सो ए वाला पार्ट जो है, मैं अगर आपको कलर चेंज करके दिखाऊं, ए वाला जो केस है वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ए वाला है। ओके, सो एन अपने लोन पेयर के मदद से ड्यू टू रेजोनेंस सी और एन के बीच में और एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड एज ए रिजल्ट क्या फॉर्म हो रहा है, सी और एन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना। ओके, पर हम इस डबल बॉन्ड को बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। ओके, और ए हमेशा नहीं बनता। ओके, ड्यू टू रेजोनेंस हम लोग बोल सकते हैं, सो इस ड्यू टू रेजोनेंस सी और एन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है हम उसको पार्शियल डबल बॉन्ड बोलते हैं। पर ए वाला जो चीज़ है ना वो हमेशा नहीं होता। सो ड्यू टू दिस फिनोमिनन हम लोगों को पेप्टाइड का दो फॉर्म मिला। एक है अनचार्ज्ड सिंगल बॉन्डेड फॉर्म जो ए है, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, और एक है चार्ज्ड डबल बॉन्डेड फॉर्म। क्योंकि इन दोनों के बीच में तो एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अरे बाला बेचारा खुल के या वो माइनस बना रहा है। सो ए है चार्ज डबल बॉन्डेड फॉर्म। सो मैं चार्ज डबल बॉन्डेड फॉर्म को सी डी लिख रहा हूँ एंड अनचार्ज सिंगल बॉन्डेड फॉर्म को यूएस। ओके, सो याद रखना अनचार्ज सिंगल बॉन्डेड फॉर्म 60% होता है और चार्ज डबल बॉन्डेड फॉर्म 40% होता है। ओके, सो क्लियर हुआ क्यों ए पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड जो भी इसको बोलो, क्यों एक पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर ड्यू टू रेजोनेंस ए करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो पेप्टाइड बॉन्ड का फर्स्ट जो कैरेक्टर है हम लोगों को क्लियर हुआ कि पेप्टाइड बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर शो करता है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, एंड ड्यू टू दिस पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर ऑफ पेप्टाइड ए एक रिजिड प्लानर स्ट्रक्चर भी शो करता है। ओके, एंड एज ए रिजल्ट याद रखना कि इसको रोटेट करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, ये फ्री टू रोटेट नहीं है। अब मैं हट से रोटेशन की बात क्यों ले आया, थोड़ी देर बाद समझ जाओगे। सो पेप्टाइड बॉन्ड का दो कैरेक्टर हमें मिला, वन इज पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर, अनदर वन इज रिजिड प्लानर स्ट्रक्चर, राइट। नाउ अब क्या, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो डबल बॉन्डेड कैरेक्टर है ना, इस डबल बॉन्डेड कैरेक्टर के लिए ही हमारा जो पेप्टाइड है वो 190 से 210 नैनोमीटर के बीच में एब्जॉर्बेंस शो करता है। ओके, ये भी एक चीज़ है, ऑल्दो हम लोग ये 190 से 230 नैनोमीटर होगा। ओके, ये चीज़ भी याद रखना। सो पेप्टाइड का तो जो प्रोटीन का तो अलग, असली जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस रेंज है वो अलग ही है, पर पेप्टाइड बॉन्ड का डबल बॉन्डेड कैरेक्टर के लिए 190 से 230 नैनोमीटर के बीच में और एक एब्जॉर्बेंस आता है, ये चीज़ याद रखना। और मैंने यहाँ पर ये चीज़ भी तुमको बता दिया कि अनचार्ज्ड सिंगल बॉन्डेड फॉर्म रहता है 60% केस में एंड चार्ज डबल बॉन्डेड फॉर्म रहता है 40% केस में। पेप्टाइड बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर शो करता है एंड ये भी बता दिया, और इसका प्लानर रिजिड फॉर्म होता है एंड एज ए रिजल्ट ए ढंग से रोटेट नहीं कर पाता। ओके, नाउ आते हैं डबल हमारा डाईहेड्रल एंगल की कॉन्सेप्ट पे। सो मैं आशा रखूँगा कि आप लोग यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है पहचान पा रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड भाई ये दोनों है। ओके, नाउ इस पेप्टाइड बॉन्ड दो बॉन्ड को जुड़ा हुआ है, क्या बोलूँ, इस दो पेप्टाइड बॉन्ड को एक साथ जुड़ के रखा है इस कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन तो नहीं होगा, ये अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन है। ओके, नाउ एक बात बहुत ध्यान से सुनना कि इस अल्फा कार्बन के इस साइड, दैट मीन्स एन एंड सी अल्फा के बीच में जो बॉन्ड है, एन और सी अल्फा के बीच में जो बॉन्ड है, हम इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हम इस बॉन्ड को फाई बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ। एंड सी अल्फा और सी के बीच में जो बॉन्ड है, इसका मतलब ए और ए के बीच में, उसको हम बोलते हैं शाई बॉन्ड। ओके, सो
अब आप बोलोगे कि ये तक तो समझ आया, डाइहेड्रल एंगल का केस क्या है। सो इस चीज़ को आपको समझाने के लिए मैं एक आसान सा भाषा प्रयोग करूँगा कि हम लोग ये चीज़ को ना एकदम 2D में देख रहे हैं, ओके, पर इन रियलिटी ये 2D नहीं होता, ये 3D होता है। 3D स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर 3D होता है, राइट। सो नाउ एज ए रिजल्ट ये ऐसा सीधा सीधा एग्जिस्ट नहीं करता, इंस्टेड ये एग्जिस्ट करता है ऐसा 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 करके, ओके। एंड दैट इज वाई इन सब बॉन्ड के बीच में ना एक एंगल बन सकता है, ओके। सो दैट इज वाई एन और सी अल्फा के बीच का जो बॉन्ड है मैंने बोला वो फाई बॉन्ड है, और ए वाला जो एंगल होता है उसको भी हम बोलते हैं फाई एंगल, ओके। एंड सी अल्फा एंड सी के बीच में जो बॉन्ड है वहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे शाई एंगल, ओके। एंड यहाँ पर एमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड जो भी आप बोले, वहाँ पर सी और एन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं ओमेगा बॉन्ड, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा हम उसको बोलेंगे ओमेगा एंगल, ओके। और ये तीन भाई एक साथ जाने जाते हैं डाइहेड्रल एंगल के नाम से, ओके। ना आप बोलोगे ये सीखने की ज़रूरत क्या है। सो एक बात याद रखना कि अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड एक साथ जुड़ के 1 पेप्टाइड बनाता है, राइट। और 10 पेप्टाइड अगर ऐसे करके एक साथ जुड़ जाए तो वो बनाएगा पॉलीपेप्टाइड, ओके। एंड ऐसे करके अगर 100 अमीनो एसिड एक साथ जुड़ गया तो वो क्या बनाएगा, तो वो प्रोटीन बनाएगा, ओके। सो इसके पहले कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ए वाला जो बॉन्ड है वो रोटेट नहीं कर सकता, ओके, नंबर 1 थिंग, ओके। पर अगर आप ए और इसके जो बॉन्ड लेंथ है उसको देखें, सो ये बॉन्ड लेंथ है 1.33 एंगस्ट्रॉम, ओके। पर अगर आप एमाइड बॉन्ड का एक्चुअल बॉन्ड लेंथ को देखें वो है 1.45 एंगस्ट्रॉम, ओके। सो नाउ अब बात आता है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम क्यों हो रहा है, ओके। सो नाउ आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक थ्रेड है, उसको आपने घुमा रहे हो, आप घुमा रहे हो, ओके। तभी क्या होगा, थ्रेड का जो लेंथ है वो छोटा होगा, राइट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट को प्रूव कर रहा है कि इसमें एक टॉर्शन एंगल है, सॉरी टॉर्शनल स्ट्रेस मौजूद है, ओके। और टॉर्शन स्ट्रेस कब आता है, जब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किसी की बॉन्ड के बेस में घूम सकता है, ओके। सो नाउ एक चीज़ तो है कि एस सी और एन के बीच में जो बॉन्ड है वो घूम नहीं सकता। क्यों नहीं घूम सकता, ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड को घुमाना आसान बात नहीं है, पर ये दोनों जो है ये तो आसान से घूम सकते हैं। ए वाला बॉन्ड क्या होगा, शाई होगा, ए होगा फाई, ओके। सो ए वाला बॉन्ड अपने आप में घूम सकते हैं, राइट। सो अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करूँ, शाई एंड फाई आपस में घूम के इन दोनों को घुमा सकता है ना। सो फाई एंगल एंड शाई एंगल हर एक प्रोटीन के लिए, हर एक अमीनो एसिड के लिए कितना होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। इससे हम लोग उस अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नॉट ओनली दैट, और एक बात आप अगर इस बेसिस में इसको अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे, सो फाई और शाई का जो मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट होगा, इसका मतलब फाई एंड शाई का जो वैल्यू होगा वो +80 से -80 में, +80 से -180, सॉरी मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, फाई एंड शाई एंगल का जो वैल्यू होगा वो +180 से -180 के बीच में रहेगा ना। क्योंकि अगर ये वाला इससे यहाँ घूमा इस साइड, सो ये +180 से -180 घूम रहा है, राइट। सिमिलरली अगर ये वाला यहाँ पर घूमा, सो +180 से -180 घूम रहा है। सो आप लोग ये जानिए कि फाई और शाई का वैल्यू +180 से -180 कुछ भी हो सकता है थियोरिटिकली, ओके।
पर इन जनरल ऐसा नहीं होता, ओके, क्योंकि मैंने आपको अमीनो एसिड का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो बताया दिया है कि वो है कुछ हद तक, मैंने क्या लिख दिया, कुछ हद तक ऐसा, ओके। यहाँ पर वो और भी अमीनो एसिड के साथ जुड़ सकता है, वो हमारा पॉइंट ऑफ टॉपिक फिलहाल के लिए नहीं है। नाउ एक चीज़, ये आर जो है ना, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट आर ग्रुप जो मौजूद है, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स जो प्रेजेंट होता है, ओके। नाउ अगर ए इस वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ए इस वाले अमीनो एसिड को और एक अमीनो एसिड के साथ जोड़ेगा ना, मान लो इस अमीनो एसिड का जो आर ग्रुप है वो इस डायरेक्शन में ही आया, अगर ये आया तो याद रखना कि ए वाला जो कन्फर्मेशन है वो स्टेबल नहीं होगा, ओके। सो मोस्ट ऑफ द केसेस प्रेफर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेफर्ड स्ट्रक्चर होता है एक आर ग्रुप इस साइड रहेगा, एक आर ग्रुप इस साइड रहेगा, ओके, क्योंकि इससे जो स्टेरिक क्लैश होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो कम होता है, ओके। ऐसे करके पेप्टाइड जो होता है, पेप्टाइड और प्रोटीन दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक को हम सिस फॉर्म बोलते हैं और एक को ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म होता है जब एक आर ग्रुप, और मान लो आर ग्रुप अगर ना मानना चाहो एक एमाइड, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो एक प्लेन बना रहा है, राइट। सो अगर एक प्लेन इस डायरेक्शन पे है, सो ये बहुत मैंडेटरी है कि दूसरा वाला पेन इस डायरेक्शन पे होगा, इसका मतलब नीचे की डायरेक्शन पे। अगर ये हुआ तो ये स्टेरिकली फेवरेबल है, सो वो कंपाउंड स्टेबली एग्जिस्ट कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई फाई एंड शाई एंगल का जो वैल्यू है वो मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत वेरी नहीं करता, ओके। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्रोलिन, ओके। प्रोलिन का 5 वैल्यू -60 में रुके रहता है, साई जो है वो घूमता है उसके आसपास, ओके। मतलब साई वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, पर 5 वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ओके। इसका मतलब क्या, आप अगर प्रोलिन का स्ट्रक्चर को देखे हैं, सो प्रोलिन का जो आर ग्रुप है वो एक साइक्लिक आर ग्रुप है, राइट, जो अमाइन ग्रुप जो है उसको अपने साथ लेके बैठा है, ओके। एंड एज ए रिजल्ट एन और सी अल्फा के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड -60 में मोस्ट स्टेबल होता है, ओके। दैट इज द थिंग। अब अगर आपका ये बात क्लियर है, सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देख लो, C डबल बॉन्ड O एंड NH, C डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन पे है, NH इस डायरेक्शन पे है, इसका मतलब ये स्टेरिकली फेवरेबल है। पर ये देखो C डबल बॉन्ड O एंड NH दोनों इस डायरेक्शन पे है, तो ये फेवरेबल नहीं है। ये मैंने एक अमीनो एसिड के पर्सपेक्टिव पे दिखाया, जब प्रोटीन आएगा तब हर एक केस में ही सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट लगता है, ओके। ये चीज़ याद रखना, दो भारी ग्रुप और दो बल्कियर ग्रुप हम लोग जो बोलते हैं, वो एक अगर इस डायरेक्शन पे हो तो दूसरा वाला इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ओके, तभी वो कंपाउंड स्टेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। और अगर इस ए वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस, और अगर ए वाला कॉन्फर्मेशन हो तो हम उसको बोलते हैं सिस। क्लियर हुआ? सो मैंने ये चीज़ लिख दिया, पर एक एक्सेप्शन है जो है प्रोलिन के केस में। प्रोलिन के केस में सिस फॉर्म फेवरेबल होता है, और मैंने बताया भी आपको क्योंकि प्रोलिन का जो साइक्लिक साइड चेन है वो उसका एमाइनो ग्रुप को भी अपने साथ ले लेता है, इसके लिए जो कॉन्फर्मेशन बनता है वो सिस कॉन्फर्मेशन को ज़्यादा प्रेफर करता है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, ओके। सो दैट इज़ द आइडिया। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाई और शाई एंगल मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स के लिए जानना कितना ज़रूरी है, ओके।
सो यहाँ पर मैंने आपको बोला NH और C अल्फ़ा के बीच में जो बॉन्ड है वो फाई है और वो आराम से रोटेशन कर सकता है। C अल्फ़ा एंड C डबल बॉन्ड O के बीच में जो बॉन्ड है वो भी फ्री है और उसको हम लोग साई बॉन्ड बोलते हैं। एंड C दैट इज़ कार्बोनिल कार्बन एंड NH के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम ओमेगा बोलते हैं और वो बेचारा रोटेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, एंड डबल बॉन्ड को घुमाना आसान नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पर साइंटिस्ट रामाचंद्रन ने क्या किया? साइंटिस्ट रामाचंद्रन समझे कि ओके, एक चीज़ तो क्लियर है, फाई एंड शाई एंगल का वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं हर एक प्रोटीन का जो फाई एंड शाई एंगल है उसको एक ही जगह पे स्टोर करने की कोशिश करूं। अगर आसान भाषा में बोली जाए कि मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करूं जिसको देख के लोगों को डायरेक्ट समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन और इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का फाई और शाई एंगल इतना होगा। ओके, सो इसलिए उन्होंने अपना प्लॉट बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। सो रामाचंद्रन प्लॉट में टोटल 4 क्वाड्रेंट मौजूद होते हैं। ए नंबर 1 क्वाड्रेंट, ए नंबर 2 क्वाड्रेंट, ए नंबर 3 क्वाड्रेंट, ए नंबर 4 क्वाड्रेंट। ओके, सो अगर आप देखें सो ए वाई एक्सिस जो है उसको हम शाई से डिनोट करते हैं। शाई कौन वाला बॉन्ड है? C अल्फा और C के बीच में जो बॉन्ड होता है। एंड एक्स एक्सिस में हम लोग डिनोट करते हैं फाई को। ओके, एंड ए फाई क्या है? N और C अल्फा के बीच में जो बॉन्ड है। ओके, सो ए वैल्यू 0 है, ए -180, ए +180, ए 0 +180। सो नाउ इसको देखकर मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई बताओ शाई और फाई एंगल का जो वैल्यू का साइन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? सो अब देखो सर कि शाई एंगल +180 भी रहता है, प्लस अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करूँ सो इसका वैल्यू प्लस में आएगा। ये तो मुद्दे की बात क्लियर है। एंड फाई के लिए ए -180 के दाहिने पे आ रहा है क्योंकि ये वाला पूरा तुम्हारा फाई के लिए माइनस होगा, सो माइनस। ओके, सो अगर मैं आपको अब बोलूँ कि 2 नंबर के लिए बताओ, 2 नंबर के लिए ए फाई एंगल है, सो फाई एंगल ए +180 पे आ रहा है, सो सेकेंड वैल्यू प्लस आएगा। एंड ए वाला वैल्यू याद रखना यहाँ पर भी प्लस हो गया। ओके, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, चलो। सो नाउ यहाँ पर और एक चीज़, सो 4 नंबर जो क्वाड्रेंट है, इस 4 नंबर क्वाड्रेंट पे फर्स्ट वैल्यू माइनस आएगा। ये एक चीज़ है जो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि अगर आप इसको 2 नंबर क्वाड्रेंट के लिए प्लस मान के चले तभी आप इसको प्लस लिख सकते हैं, पर यहाँ पर आप लोग इसको माइनस मान के चल रहे हैं। किनको? शाई का वैल्यू को। ओके, क्योंकि शाई यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर ना, समझ पा रहे हो? चलो, सो एक चीज़ क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए शाई का वैल्यू प्लस एंड फाई का वैल्यू माइनस आएगा क्योंकि शाई जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अपना पॉजिटिव वैल्यू पे लाई कर पाएगा, राइट? एंड फाई जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नेगेटिव वैल्यू पे लाई करेगा, राइट? सो सिमिलरली अगर आप 2 नंबर क्वाड्रेंट को देखें सो वहाँ पर शाई का जो वैल्यू है वो प्लस होएगा एंड फाई का जो वैल्यू है वो भी प्लस होगा, राइट? एंड 3 नंबर क्वाड्रेंट पे अगर आप देखें सो यहाँ पर शाई का जो वैल्यू है वो माइनस होगा एंड फाई का जो वैल्यू है वो भी माइनस होगा। 4 नंबर क्वाड्रेंट पे अगर आप देखें तो साई का जो वैल्यू है वो माइनस होगा एंड फाई का जो वैल्यू है वो भी प्लस होगा। अब क्लियर हुआ? सो चलो, सो हमको दोनों अमीनो एसिड के लिए अलग अलग से देखना होगा। एक है एल अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी पे ज़्यादातर केस में प्रेजेंट रहता है। ओके, डी अमीनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं देखा जाता एक्सेप्ट बैक्टीरिया के पेप्टाइड और लाइकेट में अब डी अमीनो एसिड को पा सकते हैं। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डी अमीनो एसिड कहाँ पर देखा जाता है। सो नाउ एल अमीनो एसिड के लिए रामाचंद्रन ने जब अपना प्लॉट बनाया तो उन्होंने देखा कि एंटी पैरेलल बीटा शीट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है।
ओके, नाउ बात आता है एंटी पैरेलल बीटा शीट एंड पैरेलल बीटा शीट पे कौन ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो मैं आपको बता दूं, एंटी पैरेलल बीटा शीट ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोलिनियर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। ओके, एंड 3 नंबर जो क्वाड्रेंट है वहाँ पर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लाई करेगा एंड 2 नंबर पे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लाई करेगा। क्लियर? सो नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ध्यान से याद रखना कि ये तो मैंने प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, राइट। सो मोस्ट ऑफ द एल अमाइनो एसिड जो है वो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। मैं आपको बोलूँ अगर एल आइसोल्यूसिन कहाँ पर लाई करेगा, आपको बोलना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तो आपको जल्दी से समझना होगा कि शाई का जो वैल्यू होगा वो प्लस में लाई करेगा, क्योंकि प्लस 180 दिस साइड है। ओके, एंड यहाँ पर फाई का जो वैल्यू है वो माइनस पे लाई करेगा, क्योंकि फाई का जो माइनस वैल्यू है ये 2 बॉक्स कवर करेगा, राइट। सो आप ये चीज़ आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंटी पैरेलल बीटा शीट का फाई और शाई का एंगल जो भी होना, वहाँ पर फाई का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा एंड शाई का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? इस तरह से आपको याद रखना होगा। देखते देखते सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली बार तो मैं भी कुछ नहीं समझ पाया था, अभी कुछ नहीं, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ ऐसा नहीं है, पर चलो काम चलाने लायक हो जाता है। ओके, तो तुम लोगों को तो काम चलाने लायक तो बना ही दूंगा। सो चलो, सो नाउ एक यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो है ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन बेचारा का ना आर ग्रुप का कोई झमेला नहीं है, क्योंकि ग्लाइसिन जो है उसका आर ग्रुप चुपचाप H होता है। ओके, इसलिए इस बेचारा को तुम जिधर भी बैठाना चाहो बैठा दे सकते हो। किसका मतलब, ग्लाइसिन को तुम अगर चाहो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ला सकते हो, 2 नंबर क्वाड्रेंट पे भी रख सकते हो, 3 नंबर पे भी रख सकते हो, 4 नंबर पे भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ओके, सो ये एक एक्सेप्शन है। अगर MCQ पे आया कि भाई ग्लाइसिन को किस क्वाड्रेंट पे लाइक करोगे, सो ऑल ऑफ द अबव को तुमको मानना पड़ेगा। ओके, एंड प्रोलिन के लिए मैं तभी बता रहा था कि प्रोलिन का जो N एंड C अल्फा बॉन्ड है वो सिर्फ एक एंगल पे ही मोस्ट स्टेबल होता है, जो होता है -60 डिग्री। ओके, शाई वैल्यू जो भी हो जाए कोई उसकी मर्जी, पर फाई का वैल्यू -60 होएगा। ओके, सो इन प्रोलिन फाई जो एंगल है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है -60 पे, पर शाई एंगल वेरिएबल होता है। सो इन टर्म्स ऑफ एल अमाइनो एसिड अगर बोलूँ मैं एल प्रोलिन को पकड़ूँ तो वो बेचारा यहाँ पर लाई करेगा, क्योंकि फाई का वैल्यू को मुझे -60 रखना पड़ेगा। ओके, और मैंने बोला एल अमाइनो एसिड को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखना पड़ेगा। इतना दूर भी नहीं, बहुत एकदम घिस के रहेगा, जो ए वाला लाइन है इससे पूरा घिस के रहेगा प्रोलिन। ओके, सो ये क्यों होता है थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये चीज़ को समझने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोलिन का स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। सो यहाँ पर आप अगर मुझे बताए कि हमारा जो NC अल्फा बॉन्ड है और जो फाई बॉन्ड है वो कौन वाला है, ये वाला है ना। ओके, सो आप देख सकते हैं ये वाला बॉन्ड अपना साइड चेन जो है और आर ग्रुप है जो एक साइक्लिक साइड चेन है उसके साथ जुड़ के बैठा है। ओके, एंड अंडर सर्ट सर्कमस्टेंसेस फाई का जो वैल्यू है वो -60 डिग्री पे ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। ओके, एंड और एक चीज़, ये वाला जो साइक्लिक रिंग है हम इसको पाइरोलिडिन रिंग बोलते हैं। ओके, एंड अगर आपने नोटिस किया एमाइनो एसिड पे जो NH अमोनिया जो रहता है वो NH3 के रूप में रहता है, राइट, पर यहाँ पर प्रोलिन पे ये होता है NH2। दैट इज़ वाई हम प्रोलिन को इम्यूनो एसिड बोलते हैं। और अगर प्रोलिन को हम निनहाइड्रिन रिएक्शन से देखने की कोशिश करें तो प्रोलिन येलो कलर शो करेगा। ओके, एंड इसका जो एब्जॉर्बेंस होगा वो 440 नैनोमीटर पे होगा। ऑन द अदर हैंड, सो इतना तक क्लियर हुआ कि ये 440 नैनोमीटर पे अपना मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देगा आफ्टर निनहाइड्रिन रिएक्शन, और जो कलर आएगा वो येलो आएगा। ऑन द अदर हैंड, मैं अगर नॉर्मल अमाइनो एसिड का बात करूँ तो वहाँ पर जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होता है वो 570 नैनोमीटर होता है, और वहाँ पर कलर जो होता है वो पर्पल होता है।
ओके, डिफरेंस सिर्फ एक बात की है कि यहाँ पर NH2 है एंड इन नॉर्मल अमाइनो एसिड वहाँ पर अमोनिया रहता है NH3 के रूप में। क्लियर हुआ? तो अगर आप चाहते हैं नीन हाइड्रोजन रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझना तो आप मेरा एकदम पहला वीडियो देख सकते हैं जो मैंने करीब 2020 में बनाया था। सो अगर मैं जानता हूँ कि आपको वो वीडियो एकदम पसंद नहीं आएगा, फिर भी आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीन हाइड्रोजन रिएक्शन पे अब मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। सो एल अमाइनो एसिड के लिए पूरा दायना हमारा क्लियर हुआ। ओके, नाउ डी अमाइनो एसिड के लिए जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो बड़ा आसान है। वहाँ पर हमको सिर्फ क्रिस क्रॉस खेलना है, मतलब एंटी पैरेलल बीटा शीट एंड पैरेलल बीटा शीट जो है, जो एल अमाइनो एसिड के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा वो डी अमाइनो एसिड के लिए पूरा उल्टा होगा, फोर्थ जो क्वाड्रेंट है वहाँ पर लाई करेगा। क्लियर हुआ? एंड इन केस ऑफ लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में अगर बोलूँ ये 2 पे है, वो तुम्हारा डी अमाइनो एसिड के लिए 3 पे चला जाएगा, और 3 पे जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बैठा है वो बेचारा 2 पे चला जाएगा। ओके, इसका मतलब एल अमाइनो एसिड का प्लॉट तुम याद रखो और डी अमाइनो एसिड के समय सब जस्ट क्रिस क्रॉस खेल देना, तुम्हारा बात बन जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे जो सर थे उसने उन्होंने हमको सिखाया था कि यहाँ पर इनैंशियोमर होता है एल अमाइनो एसिड डी अमाइनो एसिड का, पर मैं भूल जाता हूँ इसलिए मैं वैसे याद नहीं रखता। ओके, सो आप इनैंशियोमर भी बोल सकते हैं क्योंकि एल अमाइनो एसिड डी अमाइनो एसिड का इनैंशियोमर है, पर मुझे याद नहीं रखता रहता, इसलिए मैंने क्रिस क्रॉस बोला है आपको कि इसको इधर भेज दो, ओके, डायगोनली, और इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। ओके, सो अब आपकी बात है कि आप किसको याद रखेंगे। सो देखो, डी अमाइनो एसिड के लिए जो प्लॉट है वो ये होगा, एंटी पैरेलल बीटा शीट एंड पैरेलल बीटा शीट तुम्हारा एल अमाइनो एसिड के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है, एंड राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है वो आपका 3 नंबर क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, एंड लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है 2 नंबर क्वाड्रेंट पे लाई करेगा इनके सब एल अमाइनो एसिड। पर यहाँ पर पूरा डायगोनली घूम गया है चीज़, एंटी पैरेलल बीटा शीट एंड पैरेलल बीटा शीट 1 नंबर क्वाड्रेंट से 4 पे आ गया, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स यहाँ पर था वहाँ से बेचारा यहाँ पर चला गया, एंड लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ओके, सो नाउ अगर मैं सबको एक जगह लाने की कोशिश करूँ along with some important amino acids and protein जिन सबको मैंने हमारे MCQ बुक में देखा है, सबको अगर एक जगह लाने की कोशिश करूँ तो पूरा का पूरा जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर एल एंटी पैरेलल बीटा शीट एंड एल पैरेलल बीटा शीट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। अगर ये 2 भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है सो इसका डी वाला जो फॉर्म है वो 4 नंबर क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ओके, अलॉन्ग विद दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब एल अमाइनो एसिड रहेंगे एक्सेप्ट कौन, ग्लाइसिन, राइट, एंड एल प्रोलिन भी रहेगा। और वो चीज़ याद है ना कि एल प्रोलिन का जो फाई एंगल है वो -60 पे ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है। अलॉन्ग विद दैट और एक चीज़ को जोड़ लो जो है राइट ट्विस्टेड बीटा शीट। सो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हुआ कौन कौन, एल एंटी पैरेलल बीटा शीट, एल पैरेलल बीटा शीट, एल कोलाजेन, एल प्लोरीन एंड राइट ट्विस्टेड बीटा शीट। क्लियर? अब 2 नंबर क्वाड्रेंट पे रहेगा, सो याद करो एल अमाइनो एसिड के लिए 3 नंबर क्वाड्रेंट पे कौन था, एल राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, राइट, और यहाँ पर था एल लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। सो डी के लिए क्या होगा, डी के लिए यहाँ पर लेफ्ट रहेगा और यहाँ पर रहेगा राइट। ओके, तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, नाउ यहाँ पर और एक चीज़ रहेगा जो है हीमोग्लोबिन। आपको पूछ सकता है हीमोग्लोबिन तुम्हारा रामचंद्रन प्लॉट पे कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, सो आपको बोलना होगा 3 नंबर क्वाड्रेंट पे। वो चीज़ भी आजकल नहीं पूछता, आपको बोल देगा हीमोग्लोबिन के लिए फाई एंड शाई एंगल का जो वैल्यू है उस पर साइन क्या होगा। सो आप आराम से निकाल सकते हो कि शाई एंगल का फाई एंगल जो है फाई का जो माइनस का वैल्यू है वो 1 एंड 3 नंबर क्वाड्रेंट पे काम करता है। सो फाई का जो वैल्यू होगा वो अनडाउटेडली माइनस होगा, एंड साई का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव पे लाइन करेगा।
राइट, समझ में आया? सॉरी मैंने गलत बताया। शाई का जो वैल्यू है, क्योंकि शाई का जो नेगेटिव वैल्यू है वो इन दोनों पे काम करता है, सो ऑन दैट स्टैंड पॉइंट शाई का जो वैल्यू होगा वो भी माइनस होगा। एक चीज़ याद रखना कि जब साई को बोल रहा है ना, तब साई का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ये दोनों क्वाड्रेंट के लिए काम करता है। ओके, बात समझ में आई? एंड नेगेटिव वैल्यू नीचे दो क्वाड्रेंट है उसमें काम करता है। ऑन द अदर हैंड फाई का जो वैल्यू है वो नेगेटिव इन दोनों पे काम करता है एंड पॉजिटिव इन दोनों पे काम करता है। क्लियर हुआ? सो हीमोग्लोबिन के लिए फाई एंड शाई दोनों वैल्यू ही माइनस पे आएगा। सो याद रखो कि ऐसे करके अगर आपका मैं इसके बाद एक फाई एंड शाई एंगल का चार्ट प्रोवाइड करने वाला हो, मान लो आप वो चार्ट भूल चुके हो, पर अगर आपको साइन याद है और अगर फॉर्चुनेटली एक वाला पॉइंट साइन के साथ मैच हो रहा है तो आप आसानी से अपना आंसर कर सकते हो। ओके, सो ये वाला चीज़ भी याद रखना। ओके, ये है आपका चार्ट। सो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए अब आप समझने की कोशिश कीजिए। सो ये हमारा क्वाड्रेंट था, राइट। यहाँ पर फाई रहता था, यहाँ पे शाई रहता था, ए -180 होता था, ए +180 होता था। सो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहाँ पर लाई करता था? यहाँ पर मैं बता दूँ कि हम यहाँ पर सब एल अमीनो एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर रहे हैं। सो एल अमीनो एसिड का लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स 2 नंबर क्वाड्रेंट पे लाई करता था। 2 नंबर क्वाड्रेंट पे फाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा क्योंकि फाई का पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर है एंड शाई का पॉजिटिव पार्ट भी यहाँ पर है, राइट। सो वैल्यू कोई भी हो उससे मुझे मतलब नहीं, पर दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव होगा। सो आइए देखते हैं पॉजिटिव है कि नहीं। जी हाँ सर, एकदम पॉजिटिव है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स 3 नंबर क्वाड्रेंट पे रहता है। 3 नंबर क्वाड्रेंट पे अगर मैं शाई की बात बोलूँ तो वो माइनस पे रहेगा एंड अगर मैं फाई की बात बोलूँ वो भी माइनस पे रहेगा। सो हाँ सर, माइनस पे ही है, समझ गए। एंटी पैरेलल बीटा शीट की अगर बात बोलूँ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहता था। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे शाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना एंड फाई की वैल्यू क्या आएगा? माइनस आएगा। सो एक माइनस एक प्लस आ रहा है। पैरेलल बीटा शीट तो इन दोनों के एंटी पैरेलल के साथ ही रहता है। सो -119 एंड +113। कोलाजेन, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कोलाजेन को मैंने उस टेकिंग इट टुगेदर पे कहाँ रखा था? मैंने रखा था 1 नंबर क्वाड्रेंट पे, राइट। सो ये भी माइनस का फाई वैल्यू देगा एंड पॉजिटिव का शाई वैल्यू देगा -51 +153। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो रामाचंद्रन प्लॉट का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आ गया होगा। सो अब ये वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल मैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म बनाने का ही सोच रहा हूँ। सो इस हफ्ते में कोई एक दिन मैं रामाचंद्रन प्लॉट से MCQ लेके आऊँगा आपके लिए, और आपको मेरे साथ हर एक का सही आंसर निकालना है। निकालेंगे ना? सो इसके लिए इस वीडियो को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो करके चले आएंगे, साथ में मिलकर करेंगे। ओके, चले आएंगे। ओके, सो ये था आज का वीडियो एंड उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं। सो यहाँ पर जो मेन बात है, फाई एंड शाई एंगल का वैल्यू को आपको याद रखना है, और वैल्यू के साथ साथ किस क्वाड्रेंट पे कौन कौन सा प्रोटीन एंड कौन कौन सा अमीनो एसिड लाई करता है वो चीज़ भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। एंड किस क्वाड्रेंट पे फाई एंड शाई का वैल्यू क्या क्या होगा वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ अगर आपने कर लिया तो रामाचंद्रन प्लॉट से हर एक क्वेश्चन को आंसर करना आपका बाएं हाथ का खेल होगा। ओके, उसके साथ कुछ एक्सेप्शन केस भी याद रखेंगे कि ग्लाइसिन कोई भी क्वाड्रेंट पे रह सकता है एंड प्रोलिन जो है उसका जो फाई एंगल होता है, दैट मीन्स NC अल्फा के बीच का जो बॉन्ड है वो -60 डिग्री पे ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है। ओके, सो फिलहाल के लिए मैं आज इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।